क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी एक वक्त पर ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था? तो सिर्फ कुछ सालों के स्ट्रगल के अंदर अमेरिका ने एक ऐसी क्रांति की कि उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हरा दिया। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसी कौन सी क्रांति थी, उसके पीछे क्या रीजंस थे कि जिसमें अमेरिका ने क्रांति करके दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को, ब्रिटेन को हरा दिया और अपनी आज़ादी प्राप्त की? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के टॉपिक के अंदर मिलेंगे। आज का टॉपिक है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी फैक्ट। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके बैकग्राउंड के अंदर। तो क्या था कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हुई? दरअसल 18 सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी कॉलोनीज बना रखा था। और अमेरिका की, बल्कि नॉर्थ अमेरिका की 13 स्टेट्स ऐसी थी, फिर 13 स्टेट्स थी जिनको अपनी कॉलोनीज बना रखा था। और इन 13 स्टेट्स के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, जिनको शुरुआत में काफ़ी छूट मिली हुई थी, काफ़ी लिबर्टी और फ्रीडम मिला हुआ था। वो लोग अक्सर वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करते थे, उद्योग करते थे, व्यापार करते थे। तो शुरुआती में तो ये जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटेन का, उसका इतना विरोध नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त काफ़ी सारी लिबर्टीज़ लोगों को मिली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, ब्रिटेन ने जो लिबर्टीज़ थी वो ख़त्म करना शुरू कर दी, बहुत सारी लिमिटेशन लगानी शुरू कर दी और आज़ादी को छीनना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये रीज़न बने बहुत सारे कि अमेरिका ने एक बड़ी क्रांति ब्रिटेन के खिलाफ कर दी। तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा था और असंतोष था, डिससेटिस्फेक्शन था, और यही गुस्सा आगे चल के इसने क्रांति का रूप लिया। तो फाइनली 1775 से इस क्रांति की शुरुआत हुई और जो क्रांति 1783 तक, मतलब 8 सालों तक चली। और इस क्रांति की शुरुआत किसने की? वो 13 स्टेट्स जिनको ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना रखा था, अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो वो सभी 13 स्टेट्स इकट्ठी हुई और उन्होंने एक ग्रुप बनाया अपना, इसका नाम था कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, और इसका लीडरशिप कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इस क्रांति की जो लीडरशिप थी जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे। इस क्रांति को 8 साल तक चलाया गया और इसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को, ब्रिटेन को हरा के आज़ादी प्राप्त की। तो इस आंदोलन के बाद स्थापना हुई, नींव रखी गई यूएसए की। ये 13 स्टेट थी नॉर्थ अमेरिका की, इन सबको मिला के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शुरुआत हुई। इसके बाद क्या हुआ? ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन सिर्फ एक देश की आज़ादी के लिए तक नहीं था। इस आंदोलन ने नींव रखी, लैंडमार्क रखे बहुत सारे प्रिंसिपल्स के, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और जिसने आगे चल के एक मजबूत और मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की नींव रखी पूरी दुनिया में। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्या कारण थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हुई? तो सबसे पहला कारण है 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर बेसिकली एक ऐसा युद्ध था, एक ऐसी वॉर थी जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चल रही थी और लगभग 7 सालों तक ये युद्ध चला। 1756 से लेके 1763 तक ये वॉर चली। हालांकि इस वॉर को ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन इस वॉर के बाद ब्रिटेन को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा झटका लगा और काफ़ी सारा कर्ज ब्रिटेन के ऊपर हो गया। अब उस कर्ज को चुकाने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए, इस सबके खर्चे की रिकवरी करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और उनमें से एक कॉलोनी अमेरिका भी था। अमेरिका के ऊपर भी काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए गए और इन्हीं टैक्सेस से नाराज होकर लोगों ने क्रांति करी। अब बात करते हैं दूसरे कॉज की। तो दूसरा कॉज था स्टैम्प एक्ट। 1765 में एक एक्ट आया। एक बेसिकली एक ऐसा कानून था जिसके अंदर ब्रिटेन ने बोला कि अब जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, या जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, उन सब के ऊपर एक ऑफिशियल स्टैंप का लगना ज़रूरी है। अभी ऑफिशियल स्टैंप कौन देता था? ब्रिटेन की सरकार देती थी, और इसको लेने के लिए बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता था लोगों को। मतलब इनडायरेक्टली समझा जाए तो ये एक तरीके का टैक्स था कि आप जो भी कामकाज करोगे, लीगल या जो भी डॉक्यूमेंट का काम करोगे, उसके लिए आपको स्टैंप लेनी जरूरी है, और स्टैंप लेने के लिए आपको काफी ज्यादा सरकार को पैसा देना पड़ेगा। अगले कॉज की बात करें तो अगला कॉज था टी एक्ट 1773। दरअसल अमेरिका के अंदर चाय का अच्छा खासा व्यापार था। अब उस व्यापार को डिस्टर्ब करने के लिए जो ब्रिटेन की कॉलोनियल सरकार थी, उसने अपने देश के कंपनी को परमिशन दी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई कि वो अमेरिका के अंदर आके चाय बेच सकती है। ना सिर्फ चाय का व्यापार कर सकती है, बल्कि उसको बहुत सारे छूट और विशेष अधिकार दिए गए।
जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल कंपनीज थी उनको नुकसान होना शुरू हो गया। तो उसके बाद अमेरिका को लगा, जो वहाँ के व्यापारी थे उनको लगा कि जो यहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, वो तो यहाँ के सारे व्यापार को खत्म करना चाहती है। इसी से नाराज होकर लोगों ने आगे चल के क्रांति करी। अगला कॉज भी टी एक्ट से मिलता जुलता है। उस कॉज का नाम है बूस्टन टी पार्टी। बूस्टन टी पार्टी बेसिकली एक विरोध था टी एक्ट का, जहां पर 16 दिसंबर 1773 को क्या हुआ कि कुछ अमेरिकन जो है ब्रिटेन के जहाज पर चढ़ गए। एक ऐसा जहाज था, ऐसा शिप था जिसके अंदर बहुत सारी चाय की पेटियां ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन की जो है अमेरिका के अंदर आ रही थी। अब उन्होंने क्या किया, इसका विरोध दिखाने के लिए, टी एक्ट का विरोध दिखाने के लिए बहुत सारी जो पेटियां थी जहाज के अंदर उन सबको समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। और इसी घटना को जो है बूस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद ब्रिटेन की जो सरकार थी बहुत नाराज हुई, और नाराज होने के बाद एक कानून लेकर आई, बेसिकली कठोर कानून लेकर आई, जिसका नाम था इनटॉलरेबल एक्ट। और इस एक्ट के तहत क्या किया, उसने बहुत सारी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। जैसे सबसे पहले उसने बोस्टन के जो बंदरगाह था, पोर्ट था, उसको बंद कर दिया। उसके बाद वहाँ पे अपने सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और लोगों की जो स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, लिबर्टी, राइट्स थी, उन सबको कम करना, बंद करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से वहाँ की जो कॉलोनीज थी, वहाँ के जो लोग थे, उनके अंदर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। और ये सब चीज़ आगे रिजल्ट हुई अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की घोषणा की। दरअसल 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने एक डिक्लेरेशन जारी किया, और ये एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई थी, और इसको मेनली थॉमस जेफरसन ने लिखा था। और इसके अंदर क्या बातें थी, जैसे ऑल पीपल आर बॉर्न इक्वल, जितने भी लोग हैं वो सभी इक्वल पैदा होते हैं और आज़ाद पैदा होते हैं। हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ नेचुरल राइट्स होती है, जैसे लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस की। और जो भी सरकार है, उन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी इन अधिकारों की रक्षा करे। और अगर कोई भी सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो लोगों के पास इस बात की पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है, पूरा अधिकार है कि वो ऐसी सरकार को बदल सकता है। तो 8 सालों के लंबे स्ट्रगल के बाद, ये 8 सालों तक जो आंदोलन चल रहा था कॉलोनियल सरकार के खिलाफ, ब्रिटेन सरकार के खिलाफ, वो फाइनली 1783 में उसका एंड हुआ। 1783 में एक समझौता हुआ जिसको हम ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। बस ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद ये जो स्ट्रगल चल रहा था, जो वॉर चल रही थी, उसका एंड हुआ। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन की, इस क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट की। तो सबसे पहला तो यही था कि अमेरिका को आज़ादी मिली, अमेरिका एक आज़ाद देश बना। और दूसरा पॉलिटिकल इम्पैक्ट था कि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई, एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। तो सोशली ये इम्पैक्ट पड़ा कि जितने भी लोग थे, ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि पूरी दुनिया के, वो काफ़ी अवेयर हुए अपनी लिबर्टी के बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में। इक्वालिटी के लिए लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। तो इस सब तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोशली लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुए अपने अधिकारों के लिए। हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे बड़ा रीज़न ही यही था इस क्रांति का, इस रेवोल्यूशन का, कि ब्रिटेन ने बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे थे अमेरिका के अंदर, और साथ साथ उनको कॉलोनी बनाने के बाद उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लगातार होता जा रहा था, और वहाँ के इकोनॉमी के अंदर, वहाँ के व्यापार के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ रहा था ब्रिटेन का, इनकी कॉलोनियल गवर्नमेंट का। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिकली देखा जाए तो यही निकल के आया कि अब जो है ब्रिटेन का जो कंट्रोल था अमेरिका के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर, वो पूरी तरीके से खत्म हो। अब हम बात करते हैं इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की। तो ये जो क्रांति थी, इसका प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, ग्लोबली भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे कि दुनिया के अंदर बहुत सारी क्रांतियाँ इससे इंस्पायर होगी, जिसमें सबसे बड़ी जो क्रांति हम जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो भी इसके इंस्पायर होकी हुई। इसके ऊपर पूरी वीडियो भी हमने बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा लैटिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी हुआ, और उसके बाद और भी बहुत सारे दुनिया के अंदर स्ट्रगल सिर्फ इन्हीं से इंस्पायर होकर किए गए। और सबसे बड़ा जो ग्लोबल इम्पैक्ट इस रिवॉल्यूशन का पड़ा, वो ये था कि इस रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी। अब हम बात करते हैं ओवरव्यू की। तो ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, ये सिर्फ एक देश की आज़ादी तक सीमित नहीं था, इसने जो है पूरी दुनिया कुछ ऐसे नए और इम्पोर्टेंट पावरफुल आइडियल्स दिए, जिसने आगे चल के पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को बदल के रख दिया। कुछ ऐसे आइडियल्स जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक ऑर्डर की शुरुआत की, मॉडर्न डेमोक्रेटिक ऑर्डर की शुरुआत की हम बोल सकते हैं। इसके अलावा लिबर्टी की बात करी इसने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स की, आगे चल के उसको फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स का नाम भी दिया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडियल्स थे जो इस क्रांति से निकल कर आए, जिसने आगे के लिए पूरे जनरेशन्स को, पूरे वर्ल्ड को
इंस्पायर किया। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और भी आसान भाषा में ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर